बाद हवा का रुख बता रहा है कि वेस्ट यूपी में फाइट तगड़ी है। दरअसल सपा गठबंधन की यहां 4 सीटों पर अच्छी स्थिति दिख रही है। ब्यूरो हेड राघवेंद्र त्रिपाठी जी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आज मतदान पड़ रहे हैं और ये मतदान और इस महापर्व में जो लोग पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं 5 साल उत्तर प्रदेश में किए हुए कामों को देखकर मतदान कर रहे हैं। राघवेंद्र त्रिपाठी जी, कि 8 सीटों पे मतदान हो रहा है। अगर 2019 की बात करें तो इन 8 सीटों में 5 सीटें विपक्ष के पास गई थी, सपा और बसपा के पास। भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीट से संतोष करना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात, 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था उत्तर प्रदेश में। इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। हां, इतना जरूर है कि इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ है। हालांकि सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। बीसलपुर यानी पीलीभीत में, मुरादाबाद में और रामपुर में कई मतदान केंद्रों पर गड़बड़ियां हुई, ईवीएम खराब होने की शिकायतें हुई, जिन्हें आनंद फानन में ठीक किया गया। हालांकि पीलीभीत में आधे घंटे तक मतदान रुका रहा। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और पिछली बार चुनाव में 2019 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 63 सीटें यहां से जीती थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, 15 सीटें सपा और बसपा को मिली थी। अब यह देखना होगा कि इस बार क्या होगा, क्योंकि चुनाव कांटे का है। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के काम और नाम, योगी के काम और नाम को लेकर मैदान में, वहीं इंडी गठबंधन जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। वह बेरोजगारी, महंगाई और जो सामाजिक समरसता का ताना बाना बिगड़ा है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, उसको लेकर जनता के मैदान में है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में कानून व्यवस्था मुद्दा हुआ करता था, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मुद्दा नहीं बना रहा है। इसके पीछे वजह है योगी आदित्यनाथ के कार्य जो अपराधियों के खिलाफ किए गए हैं। तो एक मुद्दा तो विपक्ष से विहीन हो गया, जो कानून व्यवस्था हर बार उठता था, लेकिन इस बार यह मुद्दा नहीं है। हां, इतना जरूर है, महंगाई मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने की है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही है। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण के भरोसे है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी अधिक है और ऐसे में जाट आबादी अधिक है और भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी का साथ यानी जयंत चौधरी का साथ लिया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार दावा किया जा रहा है बीजेपी तरफ से वह 8 की 8 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन सहारनपुर में, रामपुर में, मुरादाबाद में लड़ाई तगड़ी है। यहां पे कौन बाजी मारेगा मतदाताओं को भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि फाइट नेक टू नेक है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। हां, थोड़ी विलंब से सही, लेकिन इंडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस थोड़ी देर से मैदान में कूदे। अखिलेश यादव ने 3 रैलियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की हैं। योगी आदित्यनाथ 35 से अधिक रैलियां उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। प्रधानमंत्री 3 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं। आज चौथी रैली भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी होने वाली है। तब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो देश तरक्की किया है उसको बता रहे हैं। अब जनता किसके साथ जाती है तो वक्त पता। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को मौका देने का जो प्लान, जो कमियां थी, उनको पूरा करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर समुदाय यानी क्षत्रिय समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहे थे, जिन्हें कल रात से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मनाने की कोशिश की है। अगर क्षत्रिय समुदाय मान गया होगा तब मानिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा कर पाएगी, नहीं तो विपक्ष को वहां से कामयाबी मिलती दिख रही है। जी, सबसे बड़ी बात राघवेंद्र जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो 8 सीटों पर मतदान पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान आंदोलन लगातार किए हैं। 5 सालों के अंदर हमने देखा है, कोरोना महामारी की त्रासदी भी देखी है और इन राज्यों में बहुत सारी परेशानी थी, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे वो खाने की बात करें, किल्लतों से जूझा है। क्या ये मुद्दे के आधार पर भी वोट डाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार किसानों को मुद्दे को उठाती रही है। हालांकि यूपी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है
और आपको बता दें 2022 के पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, बहुत दिन तक आंदोलन हुआ था, उसके बाद जब यूपी में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके परिणाम आश्चर्यजनक थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों के आसपास विधानसभा में चुनाव जीती थी। तो ऐसे में अब किसान आंदोलन का कितना असर पड़ता है तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लगातार उठाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन है। किसान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातियों में बटा हुआ, ऐसा नहीं कि किसान की केवल एक जात किसान है। किसान भी ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, जाट, गुजर सभी जातियों में बटा हुआ है। और जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो विकास पे तो चुनाव शुरू होता है, मुद्दों पर चुनाव शुरू होता है, लेकिन अंततः जाकर जातीय गोलबंदी पर सिमट जाता है। हर पार्टी जातीय गोलबंदी में जुट जाती है। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम विकास के वादे करती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो कहीं न कहीं जाति समीकरण को ध्यान में रखा जाता है और उसी आधार पर टिकट दिया गया है। वरुण गांधी का टिकट काटा गया पीलीभीत में तो जितिन प्रसाद को दिया गया है। तो इसी तरह से जातियों का हमेशा ख्याल रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में मुद्दे केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहते, मुद्दों की चर्चा हमेशा होती रहती है, लेकिन जब मतदान की बात आती है तो कहीं न कहीं जातिवाद सर्वोपरि हो जाता है और उसी को भुनाने की कोशिश सभी सियासी दल करते हैं। मायावती लगातार दलितों को सहेजने की बात कर रही हैं। अखिलेश यादव पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भले नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन कहीं न कहीं जाति समीकरणों को साधने की भी कोशिश होती है। अब देखना होगा कि किसान किसके तरफ जाता है, लेकिन इतना जरूर है जो किसानों के सबसे बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे, उनके बेटे अजीत सिंह थे, उनके पोते जयंत चौधरी हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब देखना होगा कि किसान क्या करता है, क्या जयंत चौधरी के साथ जाता है, भाजपा का साथ निभाता है या विपक्षी गठबंधन को अपना मत देकर नए समीकरण को उत्तर प्रदेश में उभारने की कोशिश करता है। राघवेंद्र त्रिपाठी जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दो मैजिक चल रहे हैं। जिस तरीके की डबल इंजन की सरकार है तो मैजिक कहीं ना कहीं योगी का भी मैजिक है और मोदी का भी है। कौन योगी का चल रहा है या फिर मोदी का चल रहा है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी का मैजिक तो निश्चित तौर पे चलता है, क्योंकि उनके कुछ कार्य ऐसे हैं जिसपे उत्तर प्रदेश हमेशा निरुत्तर बना रहता था। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में होता था। मायावती हो या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रहे हो या मुलायम सिंह यादव रहे, अखिलेश यादव रहे, जब भी चुनाव हुआ तो कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ही सरकार पलटी। हालांकि मायावती की कुछ तारीफ होती है कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 1800 से अधिक काउंटर किए, तमाम अपराधी जेल में गए, कई अपराधियों को सजा दिलाई गई, प्रभावी पैरवी की गई, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मसला था। वहां पे अपराधियों के गैंग बहुत संचालित होते थे, लेकिन आज स्थिति है कि वो अपराधी या तो बेल कैंसिल कराकर जेल चले गए हैं या तो उत्तर प्रदेश से जिला बदर हो चुके हैं। अब यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। हां, एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। चूंकि उत्तर प्रदेश में 7 प्रतियोगी परीक्षाएं हुई जो बड़े स्तर पे हुई और 7 के पेपर लीक हुए। इस जगह पे कहीं कहीं बैकफुट पे आ जाए, जब इसकी बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में आती है। लेकिन हां, जो बाकी भर्तियां हुई हैं वह निष्पक्ष और पारदर्शी हुई हैं, तो इसको लेकर कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो जाती है। तो मुद्दे की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो नाम है, जो काम है, चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, चाहे 370 अनुच्छेद 370 हटाने की बात हो या यूक्रेन युद्ध के समय भारतीय छात्रों को वापस लाने की बात हो या 3 तलाक का मुद्दा हो, अभी जिस तरह से अपने घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र में उन्होंने कहा कि अभी बड़े काम करने बाकी हैं, अब उन बड़े कामों पे भी जनता की नजर है। सबको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू होगा। एक वर्ग विशेष इसका भी इंतजार कर रहा है। और आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी मुद्दा था 84 से लेकर अब तक, राम मंदिर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी हर चुनावी घोषणा पत्र में डालती थी और इस बार वह मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने की भी कोशिश करती है। अभी रामनवमी को जब सूर्य अभिषेक किया गया भगवान राम का, तो हर भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने ट्विटर हैंडल से उसको शेयर किया, कहीं न कहीं सोशल मीडिया जरिए जनता तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई। अब देखना होगा इन सब बातों का कितना असर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने एजेंडे को जनता के बीच रखते हैं वह कहीं न कहीं एक कारगर सिद्ध होता है। महिलाएं उनकी मुरीद है। जिस तरह से महिलाओं को तवज्जो दी जाती है, चाहे लखपति दीदी बनने की योजना हो या महिला ग्राम विकास योजना हो या स्वयं सहायता समूह का मामला हो या जिस कानून व्यवस्था महिलाओं को सबसे बड़ी राहत देने वाली बात है। 6000 ऐसे केस हैं
जिनमें तत्काल FIR दर्ज की गई और 39 केसों में 100 दिन के अंदर जो छेड़खानी और रेप के मामले थे उसमें सजा दिलाया कोर्ट से योगी सरकार ने। तो यह सब मुद्दे हैं, महिलाओं के भी मुद्दे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब गैस सिलेंडर की बात आती है तो वहां भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महिलाओं को इसी भरोसे पे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने हर प्रति महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, इसकी भी चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कौन से मुद्दे हावी होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि योगी और मोदी की विश्वसनीयता जनता में बनी है। विपक्ष अगर अपनी विश्वसनीयता कायम कर पाता है जनता के बीच में अपनी बातों से, अपने वादों से, तो हो सकता है कि इस बार के चुनाव में कुछ अप्रत्याशित परिणाम सामने देखने को मिले। लेकिन त्रिपाठी जी, हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और रामपुर की। एक समय होता था जब ये सपा का गढ़ होता था, कांग्रेस पार्टी भी हावी रहती थी, बीजेपी का संबंध ज्यादा नजदीकी से नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार का माहौल क्या है इन लोकसभा सीटों पर? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों की आपने बात की है, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ऐसा मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। यहां पर कभी बीजेपी की दाल नहीं गलती थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और उसकी टीस इतनी बड़ी थी कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट गुर्जर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज दिखे और उसका परिणाम यह रहा कि 2017 से लेकर 2024 तक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने में कामयाब होती दिख रही है। हालांकि रामपुर में मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है, उसके बाद भी अगर उपचुनाव होता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो ताज्जुब है कि कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाताओं में भी मोदी और योगी की पैठ हो रही है। इसी तरह से मुरादाबाद सीट है। मुरादाबाद सीट 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन में यह सीट जीत ली थी और HT हसन वहां से सांसद बने थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने HT हसन का टिकट काटकर इस बार रुचि बीरा को टिकट दिया है। तो हिंदू मतों का भी बिखराव इस बार होना है। लेकिन जब इन जिलों की बात होती है, इन सीटों की बात होती है, तो हिंदू मुस्लिम का मामला आमने सामने आता है और ध्रुवीकरण में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी फायदे में होती दिख रही है। लेकिन इस बार का चुनाव उलट है। बहुजन समाज पार्टी भी तीसरी ताकत के रूप में मैदान में है और अधिकतर सीटों पर वह भाजपा का भी खेल बिगाड़ रही है और समाजवादी पार्टी का भी खेल बिगाड़ रही है। सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी हैं, लेकिन बसपा ने माजिद अली को वहां मैदान में उतारकर मुस्लिम वोटों में बिखराव की नौबत ला दी है। तो अब देखना होगा कि मुसलमान एकजुट रहता है या सपा या बसपा में बढ़ता है। अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है त्रिपाठी जी, आपसे एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों पर घिरती हुई भी नजर आई है, चाहे वो किसानों की बात करें, पलायन की बात करें, या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, हालांकि आप भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की होती है, लेकिन इसमें अछूती बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भी है, युवा बेरोजगार हैं, अपराध कम नहीं हुए हैं, डर है, डर के साए में लोग हैं, लेकिन अपराध में कभी नहीं हुई। त्रिपाठी जी, देखिए, अपराध जो गिरोहबंद अपराध थे, जो संगठित गिरोह अपराधी जो काम करते थे, उसमें कमी आई है, लेकिन जो बाकी घटनाएं होती हैं उनमें कमी नहीं आई है। जो माफिया गिरोह थे उनमें लगाम जरूर लगा है। जो संगठित अपराध करते थे, अपहरण लूट को अंजाम देते थे, जो चिन्हित गिरोह थे वह जरूर डरे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में, और 25 करोड़ के आसपास की आबादी है। इतनी आबादी में बेरोजगारी जो इतना बड़ा मुंहबाए खड़ी है, पलायन उत्तर प्रदेश से होता है। उत्तर प्रदेश के ही मजदूर आपको देश के 4 बड़े शहरों में आपको काम करते दिख जाएंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने तमाम ऐसी कोशिशें की हैं, स्वरोजगार के तहत 4.5 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह दावा कितना सच के करीब है, इसको देखना होगा। और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के लोग सेना में बहुत जाते थे, लेकिन अग्निवीर योजना के बाद से उनमें भी कहीं न कहीं एक निराशा है कि 4 साल की नौकरी के बाद होगा क्या। हालांकि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती तो युवा उत्साह के साथ शरीक होते हैं, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए, जो एक विश्वास पैदा होना चाहिए, विश्वास अभी पैदा नहीं हुआ है। और जिस तरह से लगातार भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, पर्चे आउट हो रही हैं, तो सरकारी नौकरी में अवसर सीमित हो रहे हैं। हालांकि ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में हुआ था, 35 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आने के बाद योगी कह रहे हैं कि 1,35,000 लोगों को परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से रोजगार दिया गया है, लेकिन यह आंकड़ा बहुत नाकाफी है। इतनी बड़ी आबादी में रोज कम से कम 12,000 लोग नवजात शिशु पैदा होते हैं,
और मानिए कि हर 18 साल पे कहीं न कहीं वो बालिग हो जाएंगे। तो अगर इतनी संख्या में रोज आबादी बढ़ रही है तो इतने रोजगार सृजन की भी जरूरत है। और जिस तरह से नई इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए थे, फाइलों में दावे किए जा रहे हैं, कितने कंपनियां आई नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में, और इस तरह से रक्षा की कई कंपनियां बुंदेलखंड में फैक्ट्री लगा रही हैं, लेकिन रोजगार के जो आंकड़े हैं वह नाकाफी दिख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में रोजगार आज से नहीं बहुत बड़ी समस्या रही है। बुंदेलखंड पूरा का पूरा पलायन कर जाता है, चंडीगढ़, लुधियाना, पंजाब। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम युवा हैं वो सऊदी अरब की तरफ रुख करते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार होता तो यहाँ का युवा क्यों पलायन करता? आप अगर पासपोर्ट ऑफिस चले जाइए तो हजारों की संख्या में लोग खाड़ी देशों के वीजा के लिए परेशान दिखेंगे, पासपोर्ट के लिए परेशान दिखेंगे। छोटी छोटी नौकरियां निकलती हैं तो पता चला कि 30-30 लाख आवेदन पत्र आते हैं। अगर रोजगार रहता तो कम से कम 100 वांट पे 30 लाख आवेदन थोड़े आते। तो कहीं न कहीं युवा निराश है, लेकिन देखना होगा कि इस भारतीय जनता पार्टी इस निराशा को कैसे युवाओं को उबारती है, अपने पक्ष में इनको कैसे लाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अकेले मैदान मारना चाहती थी वह उतना आसान है नहीं। कहीं न कहीं विपक्षी गठबंधन लगातार इनको चुनौती दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, तो कहीं ना कहीं सत्ता का संग्राम चल रहा है और लोकसभा के इस महासमर में सभी पार्टियां अपना दांव लगाई हुई है, लेकिन जनता जो है वो भुनाती है और वो समय आ चुका है। वो समय आज की तारीख है जब लोग ईवीएम में बटन दबा रहे हैं। अब किन मुद्दों को लेकर दबा रहे हैं, किन चीजों को याद रख रहे हैं और आगे की भविष्य किसके हाथ में दे रहे हैं, ये तय हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, हमारे साथ आप जुड़े। आपसे दोबारा जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। तो जिस तरीके से सत्ता का संग्राम चल रहा है और आज पहले फेज में वोट डाले जा रहे हैं, लोग इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और स्वराज एक्सप्रेस न्यूज आपको हर पल अपडेट दे रहा है। जिन लोकसभा सीटों पर मतदान पड़ रहे हैं वहां के क्या कुछ समीकरण है, किन नेताओं के बीच टक्कर है और सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग में लोगों का क्या कुछ कहना है, कितने परसेंटेज आए हैं और इस समर में कितने भागीदारी लोग हो रहे हैं, ये हर अपडेट आपको देंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जुड़े रहें और देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं।